ओके। अ, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुगंधा है और मैं आज आप लोगों के साथ अपना मर्म का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। आज एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले आप सब लोगों का इंट्रोडक्शन मैं लेना चाहती हूँ। तो कोई भी एक इंसान, कोई भी कैन स्टार्ट। मे बी हम लोग कोमल जी से स्टार्ट कर सकते हैं। कोमल जी, आपका नाम, कहाँ से हैं आप, कौन से बैच से हैं और कौन से कॉलेज से हैं? Good evening, everyone. Myself Komal Agrawal. I'm from my LPS College, Yamunanagar, from 2020 batch. I'm currently doing the internship. वेरी I'm नाइस। from Haryana. फ्रॉम हरियाणा। हाँ जी मैम। ओके ओके। डॉक्टर ब्रजेश पटेल। गुड इवनिंग मैम। माई सेल्फ ब्रजेश पटेल, 21 बैच से हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़। ओके, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। और अगले हैं पारुल जी। Good evening everyone. Myself पारुल। मेरा बैच 2018 है। मेरा यूजी कॉलेज है एमएसएम इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खानपुर सोनीपत। मैं हरियाणा से हूँ और अभी करेंटली आई एम परस्यूइंग एमएस शालाक्य तंत्र इन पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हरिद्वार। वेरी नाइस, वंडरफुल। नीलमणि जी। मैम गुड इवनिंग। मेरा नाम जी। नीलमणि पाटनवार है। मैं भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। बैच नंबर 2021। ओके, वेरी नाइस। डॉक्टर प्रियांश को मैं तो जानती हूँ, लेकिन बाकी सबके लिए आप एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सभी जानते हैं मैम। जैसे कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। Myself Priyansh Walka from Kota, Rajasthan. I am from Guru Nanak Ayurvedic Medical College, Sri Muksar Sahib, Punjab. From 2022 batch and founder of BMS Vidya. ऑफ कोर्स। अभी एक नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, ऋत्विका जी। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और हमें बताइए कि आप कौन से बैच के हो, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी। सारिका जी नए ज्वाइन हुए हैं अभी। Good evening, ma'am. Ma'am, myself Ritvika Mahajan from MBSC Muksar, Punjab, and I'm in the first prof. ओके। जितने नए स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, प्लीज आप लोग, संकेत जी, आप लोग अपना नाम बताइए, आपका कॉलेज, कौन से बैच से हैं। संकेत हरट, मध्य प्रदेश से, सर्वपल्ली राधाकृष्ण कॉलेज, 2022-23 बैच। ठीक है ठीक है। हेमावती जी, अपना झटपट इंट्रो दे दीजिए, सारे जितने अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं। मैम आई थिंक स्टार्ट ये लोग ज्वाइन होते रहेंगे ऐसे फिर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था आज, मर्म के बारे में पढ़ने के लिए, सुश्रुत शारीर स्थान 6। तो आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने सबने ये पढ़ लिया है। सब लोगों ने ये पढ़ लिया है। चैट में जल्दी जल्दी हाँ ना जो भी है सब बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने सुश्रुत शारीर 6 पढ़ लिया है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मर्म आप लोगों के सबके दिमाग में है, ठीक है। मर्म है क्या चीज, कोई मुझे बता सकता है इन शॉर्ट? मैम बेसिकली हमारी बॉडी के वो पॉइंट्स जिनसे हम किसी भी डिजीज को ट्रीट भी कर सकते हैं या फिर उन पे अगर आघात होता है तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। डलन जी ने एक बहुत ही अच्छा श्लोक दिया है, जिससे जिससे हम लोग सब जानते हैं, मारयन्ति इति मर्म, जिस पर आघात होने के कारण मृत्यु हो सकती है ना। अब
मर्म का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आज आप लोगों को देना चाहती हूँ। माय पॉइंट ऑफ व्यू, या शायद आप लोग के दिमाग में भी होगा, लेकिन उस तरह से हमने कभी मर्म को सोचा ही नहीं, कभी मर्म के बारे में उस तरह से हम लोगों ने थॉट ही नहीं दिया। तो मर्म है क्या चीज? जब हम लोग आयुर्वेद में अपनी जर्नी बिगिन करते हैं, तब हम ये सोच के आते हैं कि हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी मेडिसिन। बट आयुर्वेद इज नॉट जस्ट अबाउट मेडिसिन, इट इज अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। और उसी का एक कोर, एक हार्ट ऑफ आयुर्वेद आप कह सकते हो, इज मर्म। ठीक है। मर्म हमें एक मौका देता है टू फिजिकली सी, कि हम किस तरह से फिजिकली हम कैसे किसी को किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम दोष पढ़ते हैं, धातु पढ़ते हैं, स्रोतस पढ़ते हैं, मल पढ़ते हैं। मलों को तो हम फिर भी देख पाते हैं, क्या हम दोष धातु इन सबको देख पाते हैं? फिजिकली नहीं देख पाते। तो कोई एक चीज जो हमें फिजिकल टच के साथ फील हो सकती है, जिसको हम लोग डायरेक्टली स्टिमुलेट कर सकते हैं, दैट इज मर्म। मर्म जो है एक, आप कह सकते हो, प्राणिक सेंटर है ऑफ आर होल बॉडी। प्राणिक सेंटर्स है ऑफ द होल बॉडी, जो हमारी एनर्जी फ्लो को गाइड करते हैं। ठीक। अब इसमें होता क्या है, मर्म एक्चुअली मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि का एक मिश्रण जहां पर बनता है, वो स्थान हम मर्म स्थान कहते हैं। अब इसी में आगे भेद जो है वो आपने पढ़ा होगा, मांस मर्म अलग है, सिरा मर्म अलग है, ऐसे ऐसे करके सारे मर्मों का अलग अलग हम लोग नामकरण कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा जो है वो वहां पर मांस का क्वांटिटी ज्यादा है, सिरा का क्वांटिटी ज्यादा है, उस तरह से हम मर्मों का कैटेगराइजेशन करते हैं। ठीक। लेकिन आपको क्यों लगता है मर्म को सीखना क्यों जरूरी है? मर्म मतलब इज इट जस्ट अनदर थिंग, जैसे हम कोई और चिकित्सा सीखते हैं, इज इट जस्ट अनदर थिंग जो हमको बस सीख लेनी चाहिए? मर्म इज अ लॉट मोर देन दैट। मर्म सीखने की वजह से हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हैं, जैसे कि हम किसी और अपनी बॉडी की पॉजिटिविटी किसी और की बॉडी में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये बॉडी का डायरेक्ट कनेक्शन भी है, तो मेरा पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी विल डायरेक्टली कोरिलेट टू पेशेंट को कितनी जल्दी असर पड़ेगा। ठीक। लेट्स सी कि मर्म जो है वो किस तरह से आप मर्म को अपने लाइफ लाइफ में इनकलकेट कर सकते हो, या किस तरह से आप मर्म को अपने प्रैक्टिस में इनकलकेट कर सकते हो। क्योंकि आप सब लोग अभी स्टूडेंट वैद्यास हैं, अभी आप लोग कोई इंटर्नशिप में है, कोई भी थर्ड फोर्थ या सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में है। तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो अभी थोड़ा मर्म को समझना, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पहले बुक को प्रॉपर पढ़ोगे, सुश्रुत शरीर 6 अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। बट स्टिल अगर कोई बात नहीं समझ में आती है, तो स्ट्रेस नहीं लेना। जब आप लोग सुश्रुत शरीर पढ़ोगे, तब आप बहुत इजीली उस चीज को रिमेम्बर कर पाओगे। ठीक है। इस इन क्लासेस में मैं बेसिकली हर एक मर्म, 107 मर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे इन दो 7 डेज। और उन 7 दिनों में मैं आपको एक एक मर्म का लोकेशन, उसका इम्पोर्टेंस, उसको किन डिजीजेस में हम यूज करते हैं और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आप कैसे सोचोगे कि हमें कौन सा मर्म करना है। मतलब ऑन 7th डे आप लोग खुद मुझे बताओगे कि कौन से डिजीज में हम कौन से मर्म को यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? रिमेम्बर, मर्म जो है उसको जानना, मर्म को जानना इज टू नो लाइफ। बट जो मर्म को प्रैक्टिस कर पाते हैं, दैट इज विजडम ऑफ आयुर्वेद। ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर टुडे, एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। सबको स्क्रीन विजिबल है? यस। ओके। आप लोग सारे यस। लोग प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो ऑन नहीं करोगे तो मतलब मैं इधर ब्लैंक स्पेसेस देख रही हूँ, और वो ब्लैंक स्पेसेस देख करके मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना? मैम एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ, तो मैं अभी तो वीडियो तो नहीं ऑन कर पाऊंगी। इट्स ओके बेटा, बाकी लोग और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना?
जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज करिए, जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज करिए, है ना। थैंक यू सो मच। ओके। एंशियंट मर्म थेरेपी फॉर मॉडर्न वेलनेस। मॉडर्न वे में हम, मर्म तो बहुत 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 साल पुराना है, मर्म पहले भी प्रैक्टिस होता था, आज भी हो रहा है। व्हाट हैज चेंज्ड, क्यों अब मर्म को जानना जरूरी हो गया है, और क्यों मर्म एक पॉइंट पर हमारे लाइफस्टाइल से चला गया। दिस इज अ बेसिक लाइफस्टाइल प्रैक्टिस, जो हम मर्म की प्रैक्टिस जो मैं आपको बताऊंगी, मर्म प्राणासन जिसको कहते हैं, वो जब मैं आपको बताऊंगी तो आप रियलाइज करोगे कि ये एक बहुत ही बेसिक प्रैक्टिस थी जो सबको आनी चाहिए थी। जैसे हम योग कहते हैं, योग सबको करना आना चाहिए, आसन सबको पता होना चाहिए, योग के जो 8 तरह के जो योग का क्लासिफिकेशन है उसको, उसके बारे में सबको पता होना चाहिए। वैसे ही मर्म के बारे में हर एक इंसान को पता होना चाहिए, चाहे वो फिजिशियन है, आयुर्वेदिक है, मॉडर्न है, या एक लेमैन इंसान को भी मर्म के बारे में पता होना चाहिए। वाई? बिकॉज ऑफ द मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। हम क्या करते हैं, एवरी डे वाइल वी आर वॉचिंग आवर फोन, हम लोग, फोन हाथ में है, शोल्डर पर स्ट्रेस पड़ता है, वी आर राइटिंग अ लॉट, हम लोग झुक करके पढ़ते हैं, झुक करके सब कुछ करते हैं, लैपटॉप पर काम झुक करके करते हैं, है ना। व्हाट अफेक्ट्स दैट, क्या होता है कि हम लोग की जो बॉडीज है वो इस तरह से अडेप्ट हो गई हैं, शोल्डर स्लाउचिंग रहते हैं, सर्वाइकल के इश्यूज ऑलमोस्ट एवरीबडी इज फेसिंग इट। क्यों मर्म को जानना जरूरी है? अगर हम खुद ही खुद को ठीक कर पाएंगे, या कोई आपके पास ऐसा ट्रीटमेंट मोडालिटी है जिससे आपको पेशेंट को ना कोई दवाई खिलानी पड़ी, ना आपको उसको बहुत महंगे महंगे कोई टेस्ट कराने पड़े, ना उसको बहुत महंगा इक्विपमेंट उस पर यूज करना पड़ा, और बिना ये सब किए अगर आपने किसी पेशेंट को ठीक कर दिया, उससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा वैद्य कोई हो सकता है। अगर सिर्फ आपका एक स्पर्श मात्र किसी पेशेंट को ठीक कर सकता है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। ठीक है। मर्म के रेफरेंसेस आयुर्वेद में 3 जगह पर आते हैं। सबसे पहले चरक संहिता, चरक शारीर 7 में, और चरक सिद्धि 12 में। फिर सुश्रुत संहिता में सुश्रुत शारीर 6, और अष्टांग हृदय चैप्टर 4 मर्म विभाग शरीर अध्याय में जो है हमारे पास ये रेफरेंस मिलता है। ठीक है। मर्म विभाग शारीर अध्याय जो है, इसमें बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, तो अगर आप इसको भी पढ़ोगे, इस चैप्टर को भी पढ़ोगे, लेकिन आई विल रियली सजेस्ट कि पहले सुश्रुत शारीर 6 पढ़ना, फिर ही इस पे आना, क्योंकि अदरवाइज आप इस पे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक। डेरिवेशन ऑफ वर्ड मर्म, मृ मनिन या मृ प्राण त्यागे, तो ये अमरकोश की एक डेरिवेशन है, जहां से हम मर्म शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई। द वन दैट कॉजेज डेथ और डेथ लाइक मिजरीज, वर्ड मर्म इज derived फ्रॉम मृ मनिन विच मीन्स सीट ऑफ लाइफ, जीव स्थान जिसको हम कहते हैं, एंड संधि स्थान का जो मीटिंग पॉइंट होता है, तो जीव स्थान और संधि स्थान का जो मीटिंग पॉइंट है वो मर्म कहा जाता है। ठीक है। मर्म की डेफिनेशन क्या है? मारियंती इति मर्माणी, डल्हन ने सुश्रुत शारीर स्थान में एक श्लोक आता है जहां मारियंती इति मर्माणी कहा। सारे मिसकंसेप्शंस आते ही इस श्लोक से हैं। बहुत क्लियरली इस श्लोक में लिखा है कि जिस स्थान पर आघात होने से मृत्यु हो जाए। आघात का मतलब क्या है? आघात मतलब कि इंजरी। हम लोग यही सोच सोच के डरते रहते हैं, मर्म से पीछे हटते रहते हैं, कि मर्म पर अगर हमने टच भी कर दिया, अगर मर्म पर हमारी एक नीडल भी चली गई, तो वहां पर आघात हो गया, वो इंजरी हो गई। इंजरी मीन्स डायरेक्ट ब्लंट फोर्स इंजरी, या फिर इनडायरेक्ट इंजरी कोई भी है वो इंजरी होती है। आपका टच करना या आपका मैनिपुलेट करना इंजरी नहीं होती है। तो मर्म को प्रॉपरली आप मैनिपुलेट कर पाए, वही आपका ट्रीटमेंट मोडालिटी बन जाता है। एक वाग्भट ने इसका डेफिनेशन दिया है, अपि च मरण कारित्वात् मर्म। ठीक है। तो सेम इसका भी सेम वही, मरने का जो कारण बनता है, जिस पर आघात होना मृत्यु का कारण बनता है, वो मर्म है। वॉट रियली इज मर्म? मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि के संयोजन का स्थान, प्राणों का निवास स्थान जो है वो मर्म कहलाता है। अब मर्म इज अ पार्ट ऑफ आंगिरसी चिकित्सा। चिकित्साएं जो है वो 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है। उसमें से आंगिरसी चिकित्सा एक प्रकार है,
जिसका ही टाइप मर्म है। तो आंगिरसी चिकित्सा क्या होती है, जिसमें हम कोई भी डायरेक्टली मेडिसिन देकर के ट्रीटमेंट नहीं करते, टच से ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें कुछ लोग प्राणिक हीलिंग भी इसी में कहते हैं, फिर रेकी हीलिंग भी इसी का एक तरीका है कह लो, और मर्म भी इसी का एक तरीका है। तो मर्म को आप ऐसे समझो कि इट इज लाइक आयुर्वेदिक बायो हैकिंग फॉर बैलेंस एंड वाइटैलिटी। बॉडी में कोई भी दोष बैलेंस करने के लिए, वाइटैलिटी बढ़ाने के लिए, आपके बॉडी का डिजीज फ्री करने का तरीका मर्म का स्टिमुलेशन ही है। ठीक है, बिफोर वी मूव ऑन टू डूज एंड डोंट्स, मैं आप लोगों को चिकित्साएं जो मैं आपको बता रही थी कि 4 प्रकार की चिकित्सा होती है, कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले आती है अथर्वणी चिकित्सा। अथर्वणी चिकित्सा क्या है? मेंटल काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं। फिर आती है आंगिरसी चिकित्सा, जो मैंने आपको बताया कि बिना किसी मेडिसिन को दिए, विदाउट गिविंग एनी ड्रग्स, जो चिकित्सा होती है वो होती है आंगिरसी चिकित्सा। स्टिमुलेशन के थ्रू जिसमें हम काम करते हैं वो आंगिरसी चिकित्सा है। तो इसको आप समझिए कि चाइनीज मेडिसिन में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर जो है वो आंगिरसी चिकित्सा में आया, और नॉर्थ में जिसको हम मर्म चिकित्सा के नाम से जानते हैं, और साउथ में जिसको हम कलरी के नाम से जानते हैं, ये आंगिरसी चिकित्सा है। अब जो मर्म था, मर्म की जो चिकित्सा है, आ, ये पहले सर्जन्स को सिखाई जाती थी, हीलर्स को सिखाई जाती थी, मतलब फिजिशियंस को सिखाई जाती थी, और वॉरियर्स को भी सिखाई जाती थी। क्योंकि बॉडी के प्राणिक एनर्जी का फ्लो अगर वॉरियर्स को भी पता होगा, तो इजंट इट इजियर कि वो आघात भी कर सकता है प्रॉपरली, और वो अपना जो हमारी साइड के जो लोग हैं उनको ट्रीट भी कर सकता है। तो दिस इज लाइक अ फुल सर्कल ऑफ मर्म की चिकित्सा। ठीक है, फिर आती है मनुष्यजा चिकित्सा, जो ह्यूमंस ने डेवलप करी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो मनुष्यजा चिकित्सा है। फिर आती है दैवी चिकित्सा, जिसमें पंचभौतिक चिकित्सा आती है, आप आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की हिसाब से चिकित्सा करते हैं। ठीक है, मर्म विज्ञान और नाड़ी विज्ञान के मेन टॉर्च बेयरर हैं भगवान शिव जी। ठीक, प्रभु शिव जी की इच्छा के बिना ना आप मर्म सीख सकते हैं, उनके आशीर्वाद के बिना ना आप मर्म को आगे ले जा पाएंगे, या नाड़ी विज्ञान की जो आपकी चिकित्सा जो आप सीखते हैं ना, आप उस चीज को आगे ले जा पाएंगे। तो अगर हो सकता है आप किसी भी रिलीजन के हैं, आप किसी भी अपने भगवान को मानते हैं, आप उन भगवान को मानिए, बट शिव जी की आराधना करिए। अगर आप आयुर्वेद में आए हैं तो आप शिव जी की आराधना करिए। क्यों? क्योंकि वो ही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। मैं कोई स्पिरिचुअल लीडर तो हूं नहीं। मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ? क्योंकि जब आप अपना माइंड, शिव जी माइंड को कंट्रोल करते हैं, है ना। हम जब ओम चैंट करते हैं शिव जी के लिए, जब हम ओम चैंट करते हैं तो हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो वो जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, वो हमारे टेक्टाइल सेंसेशंस को और हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, दिस इज द ओनली प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दैट आई कैन गिव टू यू टू फॉलो दिस अहेड। मर्म मैंने आपको बता दिया, मर्म क्या है? मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि का जो संयोजन स्थान है वो मर्म कहा जाता है। अच्छा, डूज एंड डोंट्स बहुत 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 जरूरी हैं, और इनको याद रखे बिना कोई भी मर्म प्रैक्टिस नहीं करेगा। स्पेशली मेरे सिखाए हुए स्टूडेंट्स कभी ये चीज प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो मैं आगे आप लोगों को डूज एंड डोंट्स बताने वाली। ठीक है, नेवर गिव मर्म चिकित्सा while द पेशेंट इज स्टैंडिंग। आप पेशेंट को कंफर्टेबल बिठा दीजिए, या आप पेशेंट को लिटा दीजिए, सुपाइन, प्रोन, जैसे आपको ठीक लगता है, जैसे पेशेंट कंफर्टेबल होता है आप पेशेंट को बिठा करके या लेटा करके करेंगे। मर्म जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो बहुत एक्सेसिव एनर्जी फ्लो हो सकता है, बहुत एक्सेसिव पेन हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो गिर सकता है, उसको चक्कर आ सकता है। तो प्लीज मेक श्योर कि पेशेंट जो है वो स्टैंडिंग पोजिशन में नहीं है। नेवर गिव मर्म थेरेपी इन प्रेगनेंसी। कोई मुझे बताएगा कि क्यों प्रेगनेंसी में मर्म थेरेपी नहीं की जाती? Because it गर्भ affects the भाव। fetus. हाँ जी, Because it affects the fetus.
यस, एब्सोल्युटली, इट अफेक्ट्स द फीटस। गर्भ उपघात कर भाव पढ़े होंगे, हमने सबने गर्भ का उपघात कर भाव पढ़े हैं कि जो हम माता पर जो चिकित्सा करते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो बच्चे पे पड़ता है। तो बच्चे की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ सकता है अगर हम मर्म चिकित्सा प्रेगनेंसी में देते हैं तो। अवॉइड मर्म ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट सेम लॉजिक हम लोग इसमें भी लगाएंगे कि मर्म जो है वो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आ रहा है, जब आपके पीरियड्स आ रहे हैं, ब्लीडिंग फेज है, उस टाइम पर मर्म चिकित्सा नहीं करनी है। सिमिलर लॉजिक्स, उस टाइम पर हमारी बॉडी बहुत वीक होती है, बहुत ससेप्टेबल होती है, उस टाइम पर कोई भी तरह का एनर्जी मैनिपुलेशन करना इज नॉट हेल्दी फॉर द फीमेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट फुल ऑफ नेगेटिविटी कभी नहीं करना। मैंने आपको बताया दिस इज अ ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। एनी ट्रीटमेंट दैट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, उसमें हम, अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है ना कि कोई पेशेंट, ये पेशेंट जो है ये कराना ही नहीं चाहता, कि अरे यार आप ये कैसे, आप इधर पॉइंट दबाओगे तो ठीक हो जाएंगे, आप उधर पॉइंट दबाओगे तो ठीक हो जाएंगे, और मैं नहीं मानता है इन सब चीजों को, चाहे वो पेशेंट आपके एक ही सिटिंग में ठीक होने वाला पेशेंट है, लेकिन उस पर कभी भी करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई बात प्रूव नहीं करनी है किसी को भी। ठीक है, आप जानते हैं आप क्या चिकित्सा कर रहे हो, आपको ये बात किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप उसको मेडिसिन दे दीजिए, आप उसको खाने वाली मेडिसिन के साथ चिकित्सा कर दीजिए, लेकिन आई विल हाईली रेकमेंड कि कभी भी नेगेटिव पेशेंट को या तो लेना ही नहीं है। मतलब मेरा सिंपल फंडा है, नेगेटिव जो पेशेंट है वो आपकी बात मानेगा ही नहीं पूरी तरह से, और ठीक भी नहीं होगा, और जब ठीक नहीं होगा तो फिर दोष भी आप ही को देगा। तो बेटर इज कि नेगेटिव पेशेंट से दूर रहिए। वैद्य शुड नॉट डू मर्म आफ्टर इनटेक ऑफ नॉनवेज और अल्कोहल। वैद्य का पॉजिटिव होना बहुत 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 जरूरी है। आपको देख के पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए, और जब तक वो पॉजिटिविटी आपके अंदर से नहीं आएगी तब तक आपके पेशेंट्स को आपके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हियर आई मीन टू से कि अगर आपने नॉनवेज लिया है, अल्कोहल लिया है, पिछले दिन भी लिया है, तो भी उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपके बॉडी के वेव्स में, आपकी बॉडी के एनर्जी वेव्स में रहता है। डू नॉट डू दिस ट्रीटमेंट इफ यू आर अ फॉलोअर ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, इसके पीछे का साइंस क्या है, मर्म जो हम करते हैं इसके पीछे का साइंस क्या है। मर्म पॉइंट्स इक्वल्स टू की नर्व एंड एनर्जी इंटरसेक्शंस। मतलब बस एक मॉडर्न तरीके से एक इसको बोलने का तरीका है कि की नर्व एंड एनर्जी इंटरसेक्शंस हैं मर्म पॉइंट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि मर्म पॉइंट्स क्या हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो हमारे बॉडी के नर्व्स एंड एनर्जी के इंटरसेक्शंस का जो एरिया है मर्म है। इनको स्टिमुलेट करने से होता क्या है, कोई नहीं बताता, है ना। एक तो ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, दूसरा इट काम्स डाउन, क्योंकि मैंने आपको बताया एनर्जी फ्लो को, प्राणिक एनर्जी फ्लो को कौन कंट्रोल करता है, मर्म। जब आप वहां पे प्रॉपर मैनिपुलेशन करेंगे, एक सलीके से मैनिपुलेशन करें, क्योंकि हर मर्म को मैनिपुलेट करने का, स्टिमुलेट करने का तरीका अलग है। तो जब आप उसको प्रॉपरली मैनिपुलेट करेंगे या स्टिमुलेट करेंगे तब वो काम और फोकस को भी बढ़ाएगा। रिलैक्स मोड को इंड्यूस करता है, एक्टिवेट करता है, पैरासिम्पथेटिक मोड को एक्टिवेट करता है मर्म चिकित्सा। स्टिमुलेट्स द एरियाज कंसर्न टू द मर्म। जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कोई एरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करता है, कोई एरिया हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, कोई एरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को, स्टमक को, लंग्स को, हार्ट को। अलग अलग एरियाज जो है वो मर्म के कंसर्न एरियाज जो है उनको भी डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। बोरिंग पार्ट पर आते हैं। आज ये छोटा सा एक बोरिंग पार्ट रहेगा, उसके बाद मैं आप लोगों को सारे के सारे मर्म का एक एक करके बताऊंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ मर्म मैंने आपको बताया, मास, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि। मास मर्म 11, सिरा मर्म 41, स्नायु मर्म, हाँ जी, सिरा मर्म 41, स्नायु मर्म 27, अस्थि मर्म 8 और संधि मर्म 20 होते हैं। ठीक है, फिर एक और क्लासिफिकेशन जो होता है वो है सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर, विशल्य घन, वैकल्यकर और रुजाकर मर्म। तो सद्य प्राणहर मर्म 19 होते हैं, 19 होते हैं। सद्य प्राणहर मर्मों को हम आग्नेय मर्म भी कहते हैं।
फिर आते हैं कालांतर प्राणहर मर्म। कालांतर प्राणहर मर्म जो होते हैं वो 33 होते हैं। कालांतर प्राणहर मर्म को हम सौम्य आग्नेय मर्म भी कहते हैं। विशल्यग्न मर्म 3 होते हैं, 3 इन नंबर, इनको हम वायव्य मर्म भी कहते हैं। वैकल्यकर मर्म 44, इनको हम सौम्य मर्म कहते हैं। और रुजाकर मर्म 8 होते हैं, इनको हम अग्नि वायु प्रधान मर्म भी कहते हैं। प्लीज नोट ऑल ऑफ दीज थिंग्स डाउन, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत के साथ ही सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए इस तरह से प्रेजेंट करी हैं, सो दैट आपको ये सब कुछ ऐसे ना ढूंढना पड़े। ठीक है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देश। बॉडी में अलग अलग जगह पर किस तरह से क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो मर्म इन फीट 11, ईच फीट में 11, दोनों में 22, एक हाथ में 11, दोनों हाथ में 22, टोटल 44। तो हमारे लिम्स में कितने हुए? 44 मर्म हुए। फिर मर्म इन चेस्ट एंड स्टमक 12, ठीक है, और बैक में 14, टोटल 26 मर्म। फिर आते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म, हमारे इधर से ऊपर के जो मर्म हैं वो हैं कितने? टोटल 37 इन नंबर। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू नाम लिखने बस झटपट से कि कौन कौन सा मर्म है। ठीक है, पैर में कौन कौन से मर्म है, और सेम पैर और हाथ में सिमिलर मर्म है, बस जो मैंने ब्लू से जो लिखे हैं यही इन्हीं में डिफरेंस आता है। तो पैर में हाथ से शुरू करते हैं, सॉरी। क्षिप्र, कूर्च, कूर्चशिर, मणिबंध, तल हृदय, इंद्रवस्ती, कूर्पर, उर्वी, आणी, लोहिताक्ष और कक्षधर। फीट में आया सेम, क्षिप्र, कूर्च, कूर्चशिर, मणिबंध की जगह गुल्फ, ठीक है, मणिबंध की जगह गुल्फ, फिर तल हृदय, इंद्रवस्ती, कूर्पर की जगह जानू, उर्वी, आणी, लोहिताक्ष, कक्षधर की जगह बिटप। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मर्म इन स्टमक एंड चेस्ट। तो सबसे पहले गुद, नाभि, बस्ती, हृदय, स्तन मूल, स्तन रोहित, अपलाप और अपस्तंभ, ये हो गए स्टमक एंड चेस्ट के। ठीक, गुद, बस्ती, नाभि, हृदय, स्तन मूल, स्तन रोहित, अपलाप, अपस्तंभ। मर्म इन बैक, ऊपर से नीचे शुरू करते हैं। तो अंश, अंश फलक, बृहति, पार्श्व संधि, नितंब, कुकुंदर और कटिक तरुण। तो सबसे ऊपर अंश, अंश फलक, बृहति, पार्श्व संधि, नितंब, कुकुंदर और कटिक तरुण, ये हमारे बैक के मर्म हो गए। अब आते हैं हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म। तो इनमें धमनियां हैं, मातृकाएं हैं, क्रिकाटिका, विधुर, फण, अपांग, अधिपति, आवर्त, उत्क्षेप, शंख, स्थपनी, सीमंत और श्रृंगाटक मर्म। ठीक है, ये सारे मर्म कितने इन नंबर हैं हमारी बॉडी में, और कौन कौन सी जगह पर स्टिमुलेट करने होते हैं, क्या इनका प्रॉपर लोकेशन है, ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में ऑफ कोर्स करेंगे। ठीक है, तो ये तो था बेसिक हमारा मर्म का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, एक और चीज जो हम कर सकते हैं वो है कि मांस आदि मर्म के नाम। अब क्योंकि आप लोग इंटर्नशिप में भी हैं, फाइनल ईयर वाले भी जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मर्मों को इस तरह से भी याद कर रहे होंगे, और मर्म याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मुझे तो पता है। मैंने कॉलेज में बहुत मुश्किल से मर्म याद किए थे, और मुझे अब ऐसा लगता है कि मैंने तब शायद ऐसे याद किए होते तो ज्यादा इजी होता। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मर्मों को लिख लेना, और इसी तरह से जैसे जहां जहां पर जो जो मर्म है उसको उसी तरह से याद करना। बाय द एंड ऑफ 7th डे सारे मर्म याद होंगे, 107 के 107 मर्म याद करा दूंगी विद देयर लोकेशन। ठीक है, मांस आदि मर्म के नाम हम लोग देखेंगे। तो मांस मर्म को हम लोग किस तरह से याद करते हैं? इट्स गुदा, ITS और गुदा। ठीक है, टोटल 11 है मांस मर्म। आई से इंद्रबस्ती, T से तल हृदय, है ना, S से स्तन रोहित और गुदा। ठीक है, इट्स गुदा, मांस मर्म इट्स गुदा। आई इंद्रबस्ती, T तल हृदय, फिर S स्तन रोहित और एक गुदा।
तो इंद्रबस्ती 4, तल हृदय 4, स्तनरोहित 2 और एक गुदा, टोटल 11। डन। फिर सिरामर्म 41 इन नंबर। सिरामर्म को कैसे याद करेंगे? Ma'am, video is not playing. वीडियो इज नॉट प्लेइंग, ओके। हाँ. बाकी लोगों को भी वीडियो नहीं दिख रहा है मेरा? Your screen is not visible. Your screen. ओके, नाउ इज इट विजिबल? ओके, इट इज विजिबल फॉर अदर पीपल। प्लीज कनेक्ट वंस अगेन। नेटवर्क का थोड़ा लग रहा है मैम, मेरे को भी बार बार। नॉट विजिबल? आई नहीं, थिंक अभी मैम विजिबल है। नेटवर्क इशू है, वो बीच बीच में ना स्क्रीन चली जाती है, अभी विजिबल है। हाँ, ओके, अभी ठीक है ना? ठीक है मैम, अभी अगर ठीक है, अभी स्क्रीन ठीक। जाएगी बीच में तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है? ओके। ओके। Ma'am, your face is visible, but the screen is not visible. The screen which you are sharing, that's not visible. आई एम नॉट शेयरिंग एनी स्क्रीन राइट नाउ। Okay. I'm only telling all the mass marm. Only telling the classification of mass adi marm right now. So you can write it down, or you can watch the lecture again and then write it down. Okay? Fine, fine. Okay. तो मास मर्म मैंने बताया 11 है। इट्स गुदा ITS, इंद्रबस्ती, तल हृदय और स्तनरोहित। इंद्रबस्ती 4, 4 तल हृदय 8, 2 स्तनरोहित 10 और एक गुदा 11। फिर आते हैं सिरा मर्म पर, जो कि 41 इन नंबर है। हृदय, नाभि, स्थपनी। ठीक है। सिरा कहां पर? 3 मेन पॉइंट्स जहां पर सिराएं हैं, एंड दीज आर ऑल 1 इन नंबर। हृदय में सिरा प्रधान है, नाभि सिरा प्रधान है और स्थपनी सिरा प्रधान है। ठीक है, दीज आर ऑल 1 इन नंबर। 3 हो गई। फिर अपांग, ए अपांग, अपस्तंभ, अपलाप 2 इन नंबर, ए। ठीक है। फिर आता है फण, बृहति, पार्श्व संधि। फण, बृहति और पार्श्व संधि, दीज आर ऑल 2 इन नंबर। फिर आता है स्तनमूल, अगेन 2 इन नंबर। ठीक है। फिर SNUL, श्रृंगाटक, नीला, नीला मन्या दोनों आ गई इसमें। उर्वी और लोहिताक्ष, ऑल 4 इन नंबर। ठीक है। और एंड में 8 मात्रिकाएं हैं। ठीक है, ये हो गए टोटल हमारे 41 सिरामर। आप जब इनको एक बार लिख लोगे और बार बार देखोगे तो आपको ये अच्छे से याद होंगे। दिस इज जस्ट अ वे टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दीज। ठीक। स्नायु मर्म 27 है। एक बस्ती मर्म स्नायु प्रधान है। फिर कूर्च, कूर्च शिर, आणी और क्षिप्र 4 इन नंबर। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर 4 ईच। फिर आता है विधुर, अंश, उत्क्षेप, विटप और कक्षधर। तो ये सब 2 ईच। विधुर, अंश, उत्क्षेप, विटप और कक्षधर। देन इज अस्थिमर्म। अस्थिमर्म को याद करना है, कंस, KANS। कटिक तरुण, अंश, नितंब और शंख, ऑल 2 इन नंबर, 8 हो गए। KANS, कटिक तरुण, अंशफलक, नितंब और शंख। संधि मर्म 20, अधिपति 1, सीमंत 5, मणिबंध 2, कुरपर 2, जानू 2, गुल्फ 2। ठीक है। फिर क्रिकाटिका, कुकुंदर और आवर्त 2 ईच, टोटल 20 इन नंबर। अब इसी में अष्टांग हृदय में धमनी मर्म माना है। ठीक है, तो धमनी मर्म की संख्या जो है अष्टांग हृदय में 9 बताई है। अष्टांग हृदय में संधि मर्म 20 बताए हैं। देन मास मर्म 10 बताए हैं। सिरा मर्म 37 बताए हैं। स्नायु मर्म 23, अस्थि मर्म 8 बताए हैं। तो इन धमनी मर्मों में कैसे किया? धमनी मर्म जो 9 बताए वो कौन कौन से बता दिए अलग से। टोटल तो 107 ही है, 107 ही रहेंगे, पर अष्टांग हृदय में धमनी मर्म एक अलग से क्लासिफिकेशन दे दिया। तो धमनी मर्म में 9 मर्म आते हैं, विच आर 4 श्रृंगाटक, 1 गुदा, 2 अपस्तंभ और 2 विदुर। ठीक है, तो गुदा जो था वो मास मर्म में नहीं माना अष्टांग हृदय में, और सिरा मर्म, और सिरा मर्म में कक्षधर जो था वो 2 माना।
फिर दो विधुर स्नायु मर्म में नहीं माने, तो विधुर जो थे वो धमनी मर्म में मान लिए। ठीक। अब इसी में हमारे सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म भी आते हैं। झटपट से कर लेते हैं इसको भी। सद्य प्राणहर मर्म जो है वो क्या है? इन मर्मों पर आघात होने से 7 दिन के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है। तो कौन कौन से हैं? 19, टोटल 19 इन नंबर। कौन कौन से हैं? गुद, बस्ती, नाभि, हृदय। फिर 8 कंठ के जो मर्म हैं, तो उनमें मातृका शिराएं जो है वो हैं। फिर शंख 2, श्रृंगाटक 4 और अधिपति 1। कालांतर प्राणहर, इनको हम सौम्य आग्नेय मर्म भी बोलते हैं। आघात होने पर एक पक्ष यानी कि 15 दिन या 1 महीने में मृत्यु कर सकता है। इसमें जो क्षिप्र मर्म है, सिर्फ एक क्षिप्र मर्म है कालांतर प्राणहर मर्म में, जिसको शीघ्र मारक कहा गया है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मर्म इन अ लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। ठीक है। तो कालांतर प्राणहर मर्म में 4 क्षिप्र, 4 तल हृदय, 4 इंद्रबस्ती, 2 स्तन मूल, 2 स्तन रोहित, 2 अपलाप, 2 अपस्तंभ, 2 कटिक तरुण, 2 नितंब, 2 बृहत्ती, 2 पार्श्व संधि और 5 सीमंत हैं। ठीक है। वैकल्यकार मर्म टोटल 44, इसको सौम्य मर्म भी कहते हैं। जल महाभूत प्रधान रहता है। वैकल्यकर मर्म जो है कूच 4, फिर कूर्पर 2, आणी 4, उर्वी 4, लोहिताक्ष 4, कक्षधर 2, जानु 2, विटप 2, अंशफलक 2, अंश 2, नीला धमनी 4, क्रिकाटिका 2, विधुर 2, फण 2, अपांग 2, आवर्त 2 और कुकुंदर भी 2 हैं। फिर आते विशल्यग्न मर्म 3, वायव्य मर्म, इसको वायव्य मर्म कहते हैं। और विशल्यग्न मर्म का क्या स्पेसिफिक, क्या विशल्यग्न मर्म के बारे में बताया जाता है? एनीबडी? विशल्यग्न मर्म कैसे मृत्यु कर सकता है? मैम जब भी अगर बॉडी पे कोई भी शल्य चला जाता है तो उस शल्य के निकलने से मृत्यु हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे ही आप शल्य निकालते हैं वैसे ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो 2 उत्क्षेप और 1 स्थपनी, ये 3 मर्म हमारे वायव्य मर्म कहे जाते हैं। रुजाकर मर्म 8 है, अग्नि वायु प्रधान मर्म भी कहा जाता है। और मणिबंध 2 है। रुजाकर मर्म में 2 मणिबंध है, 4 कूर्च शिर है और 2 गुल्फ हैं। ठीक है। क्विकली अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम आज के लेक्चर में एक एक्स्ट्रा मर्म हम पढ़ लेंगे। ठीक है। और वो है हमारा सबसे मास्टर मर्म, जिसको हम बोल सकते हैं। इट इज द मास्टर ऑफ द होल बॉडी। एनीबडी नोज हम कौन से मर्म की बात कर रहे हैं? नो मैम। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट अधिपति मर्म। अधिपति मर्म जो है वो हमारे बॉडी का मास्टर पॉइंट है। ठीक है। पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ये एक मर्म, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है। लेट्स सी अधिपति मर्म। आप लोग अभी स्क्रीन देख पा रहे हैं सारे? एवरीबडी कैन सी द स्क्रीन? यस यस यस। जी मैम, जी मैम। ओके ओके ओके। ठीक है। तो अधिपति मर्म ऑल्सो कॉल्ड द टॉर्चुलर हेरोफाइला, टॉप ऑफ द वर्टेक्स। लोकेशन क्या है इसकी? सहस्त्राक्ष चक्र इसकी लोकेशन है। अर्ध अंगुल प्रमाण का ये मर्म होता है। हम सभी मर्मों को इसी तरह से पढ़ेंगे, उसका प्रमाण देखेंगे। संधि मर्म है, आग्नेय मर्म है, कौन सा मर्म है, कब इसको सिमुलेट करना चाहिए, क्या इसकी लोकेशन है, हम सारे के सारे मर्मों को इसी तरह से नेविगेट करेंगे। ठीक है। किसी को भी किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझे साथ साथ ही बताते जाइए, ताकि मैं साथ साथ उन डाउट्स को क्लियर करती जाऊंगी। अच्छा, सहस्त्राक्ष चक्र, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना भूल गई, जो है
कि हम लोग मर्म के साथ साथ हम लोग अपने चक्रों को भी एक्टिवेट कर पाते हैं। तो चक्र एक्टिवेट करने से क्या होता है, हमारी सारी एनर्जी फ्लो चक्र, सारे हमारे जो षट चक्र होते हैं उन्हीं के थ्रू होती है। इन्हीं चक्रों को जब हम एनर्जी फ्लो को हम मैनिपुलेट कर पाते हैं, स्टिमुलेट कर पाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो बेटर रिस्पॉन्ड करती है किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मर्म जो है वो अलग अलग डिजीजेस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमको दे पाता है। हम्म। अधिपति मर्म का अर्धअंगुल प्रमाण है, ये संधि मर्म है, और आग्नेय मर्म मतलब सद्य प्राणहर मर्म है। और इसकी अप्रोच कब हम करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में या त्रिकाल संध्या में। ठीक, तो वैसे तो सारे जितने भी मर्म हैं उन सबको हम लोग अप्रोच करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में और त्रिकाल संध्या में। ठीक, लेकिन बाकी सारों मर्मों को हम लोग अदर टाइम्स पर भी कर सकते हैं अगर कोई डिजीज्ड इंडिविजुअल है तो। सिर्फ एक अधिपति मर्म है जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त में या त्रिकाल संध्या में ही स्टिमुलेट करते हैं, अदरवाइज इसके बहुत गंदे रेपरकशंस हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जो अधिपति मर्म है इसका लोकेशन हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग अपना थंब अपने ईयर के पीछे रखते हैं। ठीक है, आप लोग सब देख पा रहे हो मुझे, है ना? यस मैम। हाँ, तो हम अपना जो थंब है वो हम अपने ईयर के पीछे रखते हैं, बोथ आर थम्स लाइक दिस। ठीक है, फिर टॉप ऑफ द वर्टेक्स पर आने के लिए इस तरह से जब हम हाथ डालते हैं तो हमारा मिडिल फिंगर जहां ज्वाइन करता है, दिस पॉइंट राइट हियर, ओ। जहां पर पंडित जी चोटी बनाते हैं, है ना, जो पंडित हाँ जो चोटी जो छोड़ते हैं, दैट हाँ पॉइंट इज कॉल्ड अधिपति मर्म। सो सम पीपल से कि यहाँ से 8 अंगुल 12 अंगुल, वो भी ठीक है, एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियंस। आई फाइंड दैट दिस एग्जैक्ट पॉइंट, आप ये देख पा रहे हैं, दिस एग्जैक्ट पॉइंट, ठीक है, दिस इज टॉर्चुलर हेरोफाइला, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द अधिपति मर्म। तो इस तरह से हम अधिपति मर्म को ढूंढते हैं। ठीक है, एवरीबडी कैन सी इट। या ओके, सो एंड इसको स्टिमुलेट कैसे करते हैं, तो इसको स्टिमुलेट हम करते हैं प्रसुप्त कमल मुद्रा, ये कमल मुद्रा है, प्रसुप्त कमल मुद्रा से हम इसको स्टिमुलेट करते हैं। दिस इज हाउ वी कीप आवर हैंड ऑन टॉप ऑफ आवर हेड लाइक दिस। नोबडी विल स्टिमुलेट इट राइट नाउ, आप लोग या तो अर्ली मॉर्निंग स्टिमुलेट करेंगे या फिर आप इवनिंग टाइम में स्टिमुलेट करेंगे, दिस इज नॉट द टाइम टू स्टिमुलेट। ओके, बट हम ओके। स्टिमुलेट कैसे करते हैं, सो वी पुट आवर हैंड लाइक दिस ऑन द वर्टेक्स, जिस जहां पर हम स्टिमुलेट करने वाले हैं, एंड देन वी स्टिमुलेट लाइक 1 2 3 4 5, है ना, इस तरह से स्टिमुलेट करते हैं। अच्छा, बेसिक रूल्स ऑफ मर्म स्टिमुलेशन मैं आपको समझा देती हूँ। बेसिक रूल्स क्या क्या है, सबसे पहले जो हमारा संधि मर्म और अस्थि मर्म है, इस पे हम मैक्सिमम प्रेशर दे सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन कर सकते हैं। इस पे हम सबसे ज्यादा प्रेशर लगा सकते हैं, दैट इज संधि एंड अस्थि मर्म। ठीक है, ऑल संधि मर्म ऑल अस्थि मर्म। फिर आते हैं हमारे सिरा मर्म, मास मर्म, हाँ मास मर्म। मास मर्म में हम लेवल 2 ऑफ, अगर हमारे 3 लेवल्स अगर मैं कहूँ तो लेवल 3 मैक्सिमम स्टिमुलेशन अस्थि और संधि मर्म पर हम कर सकते हैं, लेवल 2 मास मर्म पर, ठीक है, उससे थोड़ा कम स्टिमुलेशन अस्थि संधि मर्म से, वो हम करेंगे मास मर्मों पर, और लेवल 1 ऑफ स्टिमुलेशन हम करेंगे सिरा और स्नायु मर्मों पर। ठीक है, और अगेन मैंने बताया सारे मर्मों को, इफ वी आर प्रैक्टिसिंग दिस इन हेल्दी इंडिविजुअल्स, तो हम सारे मर्मों को जो है त्रिकाल संध्या में या फिर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्टिमुलेट करेंगे, अदरवाइज हम लोग बाकी किसी भी टाइम पे नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई डिजीज्ड इंडिविजुअल आता है और आपको उसको तुरंत रिलीफ देना है, बाकी सब मर्म स्टिमुलेट कीजिए, सिर्फ एक अधिपति मर्म को छोड़कर। ठीक है, थर्ड थिंग इज कि जब भी आप मर्म स्टिमुलेट कर रहे हैं, तब एक तो आप सबके पास, आप लोगों के पास सबके पास कोई भी रुद्राक्ष
या फिर सम पीपल लाइक टू कीप सम स्टोन्स ऑल्सो विद देम फॉर द पॉजिटिविटी। हमेशा हमेशा रखिए, अगर आप नाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप मर्म प्रैक्टिस करते हैं, जो डायरेक्ट कांटेक्ट वाले जितने भी हमारी चिकित्सा होती है, आप अगर पंचकर्म प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने पास हमेशा एक रुद्राक्ष रखिए, सो दैट इट कैचेस ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, फ्रॉम एनीबडी और एनीवेयर। ठीक है। फोर्थ थिंग ऑफ प्रैक्टिसिंग मर्म इज कि मर्म को करने का सीक्वेंस है। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी कि इस सीक्वेंस में हम लोग मर्म को प्रैक्टिस करते हैं, उसी सीक्वेंस से आप लोग भी मर्म को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। मूविंग ऑन, अधिपति मर्म। अधिपति मर्म के बेनिफिट्स क्या हैं? सो इट हेल्प्स विद मेंटल डिसऑर्डर्स। जितने भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, बी इट साइकोसिस, बी इट डिप्रेशन, बी इट एडीएचडी, ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में नहीं काउंट करेंगे, बट उसमें भी ये काम करता है। सो ऑल ऑफ दीज कंडीशंस, इनमें सब में हम अधिपति मर्म का स्टिमुलेशन करेंगे। कभी नोटिस करना, किसी दिन जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त वाले समय पर या तो आप उठे होंगे, या फिर त्रिकाल संध्या के समय। त्रिकाल संध्या क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? मुझसे किसी ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा, मैं इतनी देर से त्रिकाल संध्या बोल रही हूँ और मुझसे किसी ने नहीं पूछा। सबको पता है त्रिकाल संध्या क्या होती है? Between 4 o'clock evening to 6. ओके, सो त्रिकाल संध्या इज एक्चुअली द टाइम व्हेन द सन इज अबाउट टू सेट। सनसेट से जस्ट पहले और सनसेट के बाद वाला एक विंडो जो होता है, दैट इज त्रिकाल संध्या। ठीक है। तो इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 5 o'clock टू 7 o'clock वाला जो टाइम पीरियड रहता है, वो हमारा त्रिकाल संध्या का टाइम पीरियड रहता है। तो इसी समय पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। जो अधिपति मर्म है, ये मज्जा व स्रोतस पर काम करता है, दस हेल्पिंग इन नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। तो नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथनिंग किसी को भी अगर चाहिए तो अधिपति मर्म का स्टिमुलेशन करेंगे। एनी डिजीज रिलेटेड टू नर्वस डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम्स कैन बी helped, can be made better with the help of अधिपति मर्म stimulation. Works on प्राणवायु, साधक पित्त एंड तर्पक कफ। ठीक है। तो प्राणवायु का स्थान, साधक पित्त का, अच्छा, कल के लिए सब लोगों के लिए होमवर्क है कि आप सब लोग जो है ये सारे के सारे सारी वायु, सारे पित्त और सारे जितने भी हमारे 5 कफ हैं, इन सभी के स्थान एक बार देखेंगे। ठीक है। और इन सभी के एक बार कर्म देखेंगे, तब मैं फिर आपको बेटर तरीके से बता पाऊंगी कि क्यों ये वाली जो जगह है ये इन्हीं पर क्यों काम कर रही है। ठीक है। तो साधक पित्त पर काम करता है, तर्पक कफ पर काम करता है और प्राणवायु पर काम करता है। इट कंट्रोल्स द होल बॉडी, इट इज द मास्टर पॉइंट ऑफ द बॉडी। ठीक है। ये पॉइंट कभी आप लोग ट्राई करना त्रिकाल संध्या में, मैं आपको बताते बताते भूल गई, बताओ। त्रिकाल संध्या में कभी ट्राई करना अपना अधिपति मर्म का स्टिमुलेशन करना, एंड लुक एट हाउ योर एनर्जी गोज फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है। शाम तक सबकी एनर्जी लो हो जाती है, अपनी एनर्जी बूस्ट करने का एक तरीका आपको बता दिया मैंने। यहां से अपनी एनर्जी यहां लेकर के जाने का एकमात्र तरीका अधिपति मर्म का स्टिमुलेशन। नो एनर्जी ड्रिंक्स रिक्वायर्ड, नो शुगरी ड्रिंक्स रिक्वायर्ड। एकदम जो मतलब बिल्कुल डिप्रेसिव फील होने लग जाता है अचानक से, या अचानक से हमको लड़कियों को मूड स्विंग्स होने लग जाता है। अच्छा, लड़कों को भी मूड स्विंग्स होते हैं यार, ये भी मतलब सिर्फ लड़कियों को ही नहीं आते, लड़कों को भी आते हैं, मुझे आजकल नया पता चला कि ऐसा भी होता है। ठीक है। तो मैम आप एक बारी दोबारा से बता दोगे? क्या बेटा? मैम जो अभी आपने बताया था अधिपति मर्म को कैसे स्टिमुलेट करना है? अच्छा, अधिपति मर्म को स्टिमुलेट करने का तरीका आसान है। या सम पीपल से दैट इट इज 12 फिंगर्स फ्रॉम योर आईब्रोज। तो आईब्रोज से आप यहाँ से 4, ये 4 और ये 4 ऑलमोस्ट वहीं पर आता है। ठीक है। सेम दिस पॉइंट कम्स। बेस्ट वे टू फाइंड इज, आप या तो आप अगर अपना खुद से कर रहे हैं तो आप इस तरह से अपने हाथ रखिए, अपने बिल्कुल ईयर लोब्स के पीछे उसको लगा लीजिए। ठीक है, लाइक दिस।
विजिबल? Yes. ठीक है, इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगाएंगे, है ना। और ऐसे हम जहां पे हमारी मिडिल फिंगर मीट करती है, इस तरह से करने से जहां हमारी मिडिल फिंगर मीट करती है, दिस एग्जैक्ट पॉइंट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा से वीडियो देख लेना, है ना। दिस एग्जैक्ट पॉइंट इज अधिपति मर्म। तो जब आप पेशेंट का भी कर रहे हैं, मर्म हमेशा पेशेंट का प्रमाण का होता है। तो अगर मैं कह रही हूँ 4 अंगुल फ्रॉम गुड पर, तो 4 अंगुल पेशेंट की फिंगर, नॉट योर फिंगर, नॉट माय फिंगर, पेशेंट की फिंगर। ठीक है, तो ये भी सेम, अगर आप या तो आप 12 अंगुल कर लीजिए यहाँ से, है ना। तो आप इस तरह से या तो आप 12 अंगुल देख लीजिए, वो जो पॉइंट आता है ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही आता है, या थोड़ा सा आगे पीछे आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और या तो आप इस तरह से कर लीजिए। तो ये मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है। आप पेशेंट को बोलो कि आप अपने हाथ इस तरह से रखो, आप अपना मिडिल फिंगर यहाँ ज्वाइन करो, और ये जो पॉइंट आता है ये हमारा अधिपति मर्म है। अधिपति मर्म का स्टिमुलेशन हम प्रसुप्त कमल मुद्रा में करते हैं, इस तरह से करते हैं। और 15 to 20 टाइम्स डिजीज्ड पेशेंट में हम लोग स्टिमुलेट करते हैं, और 8 to 10 टाइम्स हम हेल्दी इंडिविजुअल्स में स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से कोई भी डिजीज्ड है तो वो 15 से 20 बार करेंगे। अगर आप लोग सब हेल्दी हैं तो आप लोग सब 8 से 10 बार अपने अधिपति मर्म को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, इज दिस इनफ फॉर टुडे या फिर और भी करना है? Ma'am, stimulate means you have to tap that point, is it? यस, यू हैव टू प्रेस इट। ठीक है, सो लाइक आई टोल्ड यू, फॉर अस्थि एंड संधि मर्म यू हैव टू गिव मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर on sandhi and asthi marm. They are hard, so they can take maximum amount of pressure. On mass marm you give level 2 of pressure. Okay, so any pressure, by stimulating I mean giving pressure like this. Okay, so it can be any point, whichever point it is. For mass marm we give level 2 of stimulation, and for sira and snayu marm we give level 1 of stimulation. सबसे minimum stimulation हम देते हैं सिरा और स्नायु मर्म में, वेरी डेलिकेट मर्म, दैट इज वाई वी गिव मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन टू दीज मर्म। ओके, Yes, ma'am. any age contradiction for merm stimulation? Okay, so generally no age contradiction is there. You can start merm stimulation from the newborn child also, like children with cerebral palsy, आप उनको बचपन से भी कर सकते हो। लेकिन अब उसमें क्या तरीका होता है कि आप पेशेंट का बल देख करके उसको स्टिमुलेट करोगे, है ना। तो अगर कोई बहुत ओल्ड एज पेशेंट है, ऑफ कोर्स उसके बोन्स भी वीक होंगे, आपका मैक्सिमम प्रेशर माइट मीन उनकी हड्डी टूट सकती है ना। तो आप पेशेंट के बल के हिसाब से, पेशेंट के एज के हिसाब से और बल के हिसाब से उसको स्टिमुलेट करेंगे। पैरालिसिस पेशेंट में बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है पैरालिसिस के पेशेंट्स में। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको आगे आगे बताती जाऊंगी। अधिपति मर्म इज वन ऑफ द मर्म जो हम पैरालिसिस के पेशेंट्स में करते हैं। अदरवाइज बाकी सारे जितने भी मर्म हैं, जो भी बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व है, उन पार्ट्स में आप मर्म सिमुलेट करोगे, इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। विद इन अ वीक ऑल्सो वी हैव सीन रिजल्ट्स विद पैरालिसिस पेशेंट्स। सियाटिका और लंबर स्पॉन्डिलाइसिस में तो करते ही है। मर्म को तो जाना ही स्पॉन्डिलाइटिस स्पॉन्डिलोसिस के लिए है ना। How to counteract the complication of adhipati marm if we stimulate adhipati marm wrongly? इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, इसका कोई काउंटर एक्शन नहीं है। ठीक है, तो अधिपति मर्म को गलत तरीके से स्टिमुलेट करना ही नहीं है। क्यों, जनरली हम लोग मैं वीडियोस में भी नहीं बनाती हूँ मैं कभी मर्म। इफ somebody हैज सीन माय इंस्टाग्राम ऑल्सो, आई नेवर पोस्ट अबाउट मर्म स्टिमुलेशन, में कभी नहीं दिखाती, क्योंकि अगर कोई थोड़ा सा भी गलत करेगा उसके रेपरकशंस गलत हो सकते हैं, है ना। एंड इंस्टाग्राम इज फॉर, आई फील, एंटरटेनमेंट, इट इज वेरी लेस फॉर एजुकेशन। तो एजुकेशन पर्पज, जब व्हेन आई एम टॉकिंग टू वैद्य, आई नो कि वो इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा, बट जब हम इतने ओपन प्लेटफॉर्म पर चीजें डाल देते हैं, then we don't know how somebody
मैनिपुलेट्स इट और इसको किस तरह से यूज कर रहा है। तो अधिपति मर्म एक लौता ऐसा मर्म है जिसको ना आप कॉम्प्लिकेशन को काउंटरैक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू गिव टाइम फॉर इट। तो एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे उसको पेशेंट को नॉर्मल आने के लिए। अधिपति मर्म स्टिमुलेशन से होता क्या है, गलत क्या होता है, आग्नेय मर्म है ना ये, इसको स्टिमुलेट करने से अग्नि बढ़ जाती है, गलत स्टिमुलेट करने से अग्नि बढ़ जाती है। और दैट अग्नि माइट गिव, या तो बॉडी में बहुत हीट हो जाएगी, वेरी हीटेड, बहुत एंक्शियस हो जाएगा जो भी पेशेंट है या जो भी इंडिविजुअल है जिसको आपने गलत स्टिमुलेट किया, या फिर उसको बहुत गुस्सा आ जाएगा। वन वेरी गुड एग्जाम्पल वी हैव इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शी डिड अधिपति मर्म का स्टिमुलेशन ऑन अ पर्सन हु वाज फीलिंग वेरी लो। और उसने रात को, आधी रात हुई होगी, 11 साढ़े 11 वाला टाइम जो हमारे लिए नॉर्मल एक टाइम होता है, उस टाइम पर मर्म का स्टिमुलेशन कर दिया, अधिपति मर्म का स्टिमुलेशन कर दिया कि तुम डिप्रेसिव फील कर रहे हो यार, मैं अधिपति मर्म का स्टिमुलेशन कर देती हूँ। बट दैट पर्सन, शी वॉज वेरी 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 एंग्री। उसको काम डाउन करने के लिए हमको एक दिन लगा है, मतलब शी वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, एंगर जो होता है ना, चीजें तोड़ फोड़, और मतलब यहाँ से हाथ तोड़ दिया, यहाँ से कुछ, मतलब नॉट टू बी डन। ठीक है, तो या तो आप अधिपति मर्म से दूर ही रहो अगर आपको लगता है कि आप गलत समय पर कर रहे हो तो। मतलब आप सोचो 5 o'clock से 7 o'clock वाला, 7 o'clock 7:30 वाला जो टाइम पीरियड रहता है, ये ओके टाइम पीरियड रहता है टू स्टिमुलेट अधिपति मर्म, मॉर्निंग वाले समय पर भी और इवनिंग वाले समय पर भी। ठीक है। मैम कैन वी से दैट अधिपति स्टिमुलेशन जो अधिपति मर्म होता है वो लैम्डा पॉइंट पे होता है? हाँ, बिल्कुल। मैम तो लैम्डा जो रहता है वो बेबीज में तो अभी बिल्कुल ही मतलब एकदम जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उसमें तो बहुत ही ऐसा वीक पॉइंट रहता है जिसको कई जगह पे तो मतलब कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे मना किया जाता है कि बच्चों के सिर को नहीं दबाना चाहिए। मैम कैसे हाँ, हम अधिपति उनमें स्टिमुलेट कर सकते हैं? इन केसेस में हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ चाइल्ड विद सेरेब्रल पैल्सी। ठीक है, अब सेरेब्रल पैल्सी का पेशेंट है, हमको उसको स्टिमुलेट करना ही पड़ेगा, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सेरेब्रल पैल्सी का एक लौता जो तरीका है जिससे हम पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज मर्म ओनली। नो मेडिकेशन, नथिंग वर्क्स एज गुड एज मर्म। ऑफ कोर्स पंचकर्म भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें, बट समटाइम्स वी, आर पेशेंट्स दे के नॉट अफोर्ड पंचकर्म, पंचकर्म हर किसी के लिए तो नहीं है ना, तो हम लोग मर्म करते हैं। करते कैसे है, वो बच्चे को, मैंने आपको बताया उसके वय के हिसाब से, उसके बल के हिसाब से। तो अगर कोई बच्चा है तो आप, स्टिमुलेशन अलग अलग तरीके से है, ठीक है। वो बच्चा है, छोटा है, आप उसको प्लेन सिंपल मसाज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अभी बने नहीं होते इनके, तो आप इसको प्रेस करने की बजाय, है ना, प्रेस में करने को बता रही यस। हूँ इन अ इंडिविजुअल जहां पर हेल्दी वो है, आई मीन उसके सारे जो बोन्स है वो स्ट्रक्चर प्रॉपरली बन चुका है। ठीक है, सो कंसिडर लाइक अबाउट 13-14 ईयर्स ऑफ एज के बाद वाले जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ, मतलब 13-14 ईयर्स के बाद के जितने भी लोग हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो टिपिकली बताऊंगी। छोटे बच्चों में इन ऑल केसेस ऑलवेज रिमेम्बर कि छोटे बच्चों में एक तो बहुत ही हम लोग लाइट हाथों से हम लोग उन मर्मों को स्टिमुलेट करेंगे, उस बच्चे के प्रमाण के हिसाब से, वय के हिसाब से और उसके बल के हिसाब से हम लोग उसको स्टिमुलेट करेंगे। अगर आप स्टिमुलेशन आपको लग रहा है इज एक्सेसिव टू मच, बच्चा बहुत वीक है, तो उसको ऑयल लीजिए, कोई भी जो भी उस डिजीज के हिसाब से कोई पर्टिकुलर ऑयल होगा, है ना। कोई अगर आप वात से रिलेटेड किसी डिजीज में करें, सेरेब्रल पैल्सी ही हम एग्जांपल लेते हैं, हम वात से रिलेटेड डिजीज है वो, अगर हम उसमें कोई वात हर तेल का इस्तेमाल करेंगे, तेल लीजिए थोड़ा सा, उस एरिया पर जेंटल मसाज कीजिए। ठीक है, जो भी आप मर्म स्टिमुलेट करना चाहते हो वहां पर जेंटली मसाज करो। ठीक है, तो बच्चों में मसाज तो इज अ प्रैक्टिस ना, जनरली भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं यस मसाजिंग इन मैम। चिल्ड्रन। और अधिपति मर्म पर तो स्पेशली मम्मियां जो मतलब हमारी दाई लोग रहती हैं, वो लोग तो स्पेशली अधिपति मर्म पर तो स्पेशली तेल लगाती हैं, क्योंकि वो एक लौता ऐसी, ऐसा पॉइंट है जहां से जो उसके जो तेल के जो गुण हैं वो अंदर जाएंगे, है ना। तो ऐसा ओके कुछ नहीं मैम, है थैंक यू। कि उस
इट्स ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ जाएगी इसकी वजह से, गलत तरीके से नहीं करना बस। इसीलिए दैट इज वाई वी कीप डिफरेंट लेक्चर सीरीज इस चीज के लिए, ताकि कोई इसका गलत उपयोग ना करे, है ना। हेल्दी पीपल में 8 to 10 स्टिमुलेशंस देने हैं, बिल्कुल हेल्दी पीपल में 8 to 10 स्टिमुलेशंस। अगर कोई डिजीज्ड पर्सन है तो उसको 15 to 20 स्टिमुलेशंस आप दे सकते हो, दिन में 4 से 5 बार कर सकते हो इन केस ऑफ डिजीज। और इन केस कोई हेल्दी इंडिविजुअल है तो वो दिन में 2 बार भी कर सकता है। इट इज गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। मर्म रात्रि में स्टिमुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अधिपति मर्म रात्रि में नहीं स्टिमुलेट करना है, अदरवाइज अगर कोई डिजीज्ड पर्सन है और उसको जरूरत है तो बिल्कुल आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और किसी का कोई डाउट है तो। बस डाउट्स खत्म हो गए सबके। हमारा आज का समय भी समाप्त हो गया है, 8:36 हो गए हैं। ये देखो बेटा, ये काम क्लास में करना, ठीक है। ये जो कृष का गाना सुनेगा, ये काम आप लोग क्लास में करिए। और ये लेक्चर सीरीज इन सब कामों के लिए नहीं है। दिस इज फॉर सीरियस पीपल हु रियली वांट टू प्रैक्टिस सीरियस थिंग्स, ठीक है। When will be your next session, ma'am? हाँ जी। When will be your next section, I said. We will have regular sessions for the next 7 days. Every day at 7:30, the session will be of 1 hour every day. Next 7 days, I'll be teaching you about all those 107 marm. So this first marm today I taught you, that was Adhipati marm. Tomorrow we will start with Simant and so on. Okay, ma'am. Thank you. Okay. If possible, please take class in English. Okay. From tomorrow onwards, I'll take class in English. मैं हिंदी में इसलिए कॉन्वर्सेट कर रही थी, मुझे लगा शायद हिंदी is a common language which everybody is comfortable in. But if you want it in English, we are as comfortable in English also. I hope all students are comfortable in English. Yes, very much. Okay. Nobody has an issue with English classes, right? इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, No, ma'am. नहीं है मुझे लग रहा है। ठीक है। So I will see you all tomorrow with full Josh, and it's a humble request. Tomorrow, one homework that I've given to all of you is to learn about all the 5 types of Vat and Vat, Pitta, and Kaph, and their places where all these reside, where they function, what are their functions. Okay, this is one of your homework. Second thing is, I will post this lecture today, by today 9 o'clock or 10 o'clock maybe. I will upload this lecture on YouTube. The link will be sent on the group itself, and all of you can access it. It is very important that you revisit the first lecture again and write down everything that I have given to you, because it will be very helpful when I tell you, okay, this is mass marm. Now for mass marm, we have to give level 2 of stimulation. Okay, this is sandhi asti marm. So we have to give level 3 of stimulation. So if you don't remember what kind of marm it is, it will be difficult for all of you. Okay. Chaliye. Thank you so much. Thank you so much for being so cordial. And I'll see you all tomorrow. Bye bye. Good night. Thank you, night. ma'am. Good night.